नेताओं की, और लग रहा है कि कमोबेश कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये खबर आ रही है कि पहले कहा जा रहा था कि 8 तारीख को नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से, लेकिन अब उसको एक दिन और टाल दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि 9 तारीख को शाम में नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। तो ये आप देखिए कि लगातार दिन जो हैं वो टल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस फॉर्मूले को लेकर बात की जा रही है कि टीडीपी को, जेडीयू को किस तरह से मनाया जाए, उन्हें कौन से मंत्रालय दिए जाएं, उन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, क्योंकि बार्गेनिंग यहां पर सीधे तौर पर जेडीयू और टीडीपी करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के पास कोई और हथियार अब नहीं बचा है कि वो उसे आगे कर दें। ना तो वे जिनसी से अब डरा सकते हैं, अभी उनकी पार्टी को वो तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो तमाम जो हथकंडे वो अपनाते रहे 10 साल तक, अब वो तो बिल्कुल कारगर साबित नहीं होने जा रहे हैं। टीडीपी ने कहा है, चंद्रबाबू नायडू ने, कि उन्हें स्पीकर का पद भी चाहिए और उसके साथ साथ उन्होंने 6 बड़े मंत्रालयों की भी बात कही है। जेडीयू ने भी इसी तरह की शर्तें उनके सामने रखी हैं और बात जो है वो उप प्रधानमंत्री के पद को लेकर भी हो रही है कि क्या उप प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। और इस सबके बीच हमारी नजर कर्नाटका और तमिलनाडु के, कर्नाटका और तेलंगाना की तरफ भी। आपको पता है कि वहां दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, तो जो खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, क्या वो खबर कर्नाटका और तेलंगाना से भी आ सकती है? क्योंकि हमने देखा था जब तेलंगाना का चुनाव जीता था कांग्रेस ने और कर्नाटका का चुनाव कांग्रेस ने जीता था, तब भी इसी तरह की होड़ विधायकों की और नेताओं की जाने की कांग्रेस पार्टी में लगी थी। तो क्या वो अब भी हो सकता है यहाँ पर? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जो 16 अदर्स हैं, यानी कि जो अभी एनडीए में शामिल है, उनके अलावा जो 16 अदर्स हैं वो किधर जा सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो अभी आप ये देखिए कि भले ही आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज, कल और परसों, यानी कि आज 6 तारीख है, आज अभी तो पूरा दिन अभी बचा हुआ है और आधा दिन कह सकते हैं बचा हुआ है, 7 तारीख और 8 तारीख, क्योंकि 9 तारीख को प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी, कार्यवाहक एक्स प्रधानमंत्री जो है, वो प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ ले सकते हैं, ये कहा जा रहा है। इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे कि किस तरह से बीजेपी पूरी तरह से फंस गई है, अटक गई है एक तरह से, और ये वो तब है जब उसने पूरी तरीके से इस चुनाव को रिग किया है। अगर ये चुनाव फ्री एंड फेयर होता तो बीजेपी 120, 130 और बहुत होता तो 150 पर ही सिमट जाती, क्योंकि 30 सीटें ऐसी हैं जहां 500 का डिफरेंस है और 100 सीटें ऐसी हैं लगभग जहां 1000, 2000 का डिफरेंस है। और उसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो 1 करोड़ 7 लाख मतदाताओं को जो बढ़ाया गया है, इस बार 0.47% से ही वोट जो है, वोट परसेंटेज बीजेपी का कम है, तो उसने 63 सीटें अपनी गंवा दी हैं। और अगर 1 करोड़ 7 लाख जो बढ़ाया गया है वोटर, अगर उसको देख लें और 65 करोड़ मतदाता ने मतदान किया है, उसका अगर परसेंटेज भी हम निकाल लें, कोई इसमें बहुत आपको बड़ा साइंस लगाने की, मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, तो भी आप ये देखिए कि बीजेपी 150, 180 पर सिमट जाती। तो ये पूरा खेल किया गया, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। आपने देखा कि किस तरह से तमाम तरह साम दाम दंड भेद किया गया, तब वो 240 पर आई हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर अखिलेश यादव ने अपना ईगो थोड़ी सी देर के लिए साइडलाइन किया होता और अजय राय के साथ उस तरह की जो उनकी ठनी थी वो नहीं होती, अगर 3-4 रैलियां भी अखिलेश राहुल ने मिलकर कर दी होती, प्रियंका ने वहां पर कैंप कर दिया होता, तो जो 1.5 लाख से जीते हैं प्रधानमंत्री, वो कहीं ना कहीं कई लाख से हार जाते। और ये सिर्फ एक सांसद की बात नहीं है कि चलिए 1 सीट और आ जाती, लेकिन फिर आप ये देखिए कि पूरा जो अभी सिनेरियो, बड़ी पिक्चर आप ये देख रहे हैं, वो कैसे बदल जाते जब नरेंद्र मोदी पिक्चर में ही नहीं होते, अगर सांसद बनके चुनकर वो नहीं आते, अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस, जिगरा जो है दिखा दिया गया होता इंडिया गठबंधन की तरफ से। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान, जिनको स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं, शिक्षाविद हैं और एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट भी हैं और तमाम तरह की अपनी बेबाक राय के लिए वो जाने जाते हैं। आपको पता है, बहुत बहुत स्वागत संदीप अनुदरे जी आपका। और आपसे मेरी बात हुई थी इलेक्शन रिजल्ट से पहले, और आज हम बात कर रहे हैं जब इलेक्शन रिजल्ट जो है वो आ गया है सामने। और मुझे याद है जब मैंने आपसे सिनेरियो पूछे थे 3, और आपने जो पहला सिनेरियो जो मुझे बताया था, लगभग तस्वीर उसी तरह की उभर कर आई है सामने। तो अब मैं कह सकती हूँ कि आपका एनालिसिस जो है
वो एकदम बैंग ऑन था, एकदम सही था। आपने, जाहिर सी बात है, जो आपने पूरा अपनी साइंस, अंक गणित सब कुछ आपने लगाकर जो बताया था, वही लगभग तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, टीडीपी को आप देख रहे हैं, आप जेडीयू को देख रहे हैं, ये दो सबसे बड़े प्लेयर बन के उभरे हैं। 16 सीटें टीडीपी के पास, 12 सीटें हैं जेडीयू के पास। अभी जिस तरह की बार्गेनिंग चल रही है, जिस तरह की डील चल रही है, मोदी जी की 56 इंच सिकड़कर इतनी सी हो गई है और मजबूर नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, झुके हुए पूरी तरह से वो हैं। आज की स्थिति को, अभी की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, इस बीच तो कुछ भी हो सकता है। और टीएमसी की बात करना बेहद जरूरी है। जो ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि उनके सांसद बीजेपी के उनके संपर्क में हैं, तो ये खेल तो कहीं और भी हो सकता है। और 12 हैं, तो यहाँ तो बीजेपी लग रहा है टूट की कगार पर आ रही है। जी 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 थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम बुशरा जी। जब हमने 3 तारीख को बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों अलायंसेस 230 से 250 के बीच में अपनी टैली बनाएंगे, प्लस माइनस 20 और 30, और एग्जैक्टली वैसा ही निकला। अब हमारे लिए, देश के लिए, देश के वोटरों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। यकीन मानिए, एट अ पर्सनल लेवल मैं बहुत खुश हूं इस रिजल्ट से। उसका कारण यह है कि जब जब राजा बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, देश की जनता गुलाम बन जाती है, और जब जब राजा कमजोर होता है तो देश की जनता खुद मालिक बन जाती है। और अब समय आया है इस देश की जनता का मालिक बनने का, क्योंकि अब कोई भी राजा बने, एनडीए गठबंधन के लोग राजा बने, फाइनली सत्ता मिले, या इंडिया गठबंधन 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद सत्ता हासिल करे, या अभी कुछ करके हासिल करे, राजा तो अब जनता ही रहेगी। और इसीलिए मैं हमेशा से ही कहते आया था कि समहाउ मुझे ऐसा लगता रहा है कि किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत देना शायद भारत के लिए कभी भी ठीक नहीं होता है। और इतिहास को हम देखें तो इसकी बहुत सारी बानगी हमको मिलती है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है। आपके प्रिसाइज सवाल पर मैं आता हूं कि अब क्या हो सकता है। देखिए, सारी संभावना के द्वार खुले हुए हैं, किसी को नहीं पता फाइनली क्या होने जा रहा है, लेकिन अभी तक क्या क्या हो गया है उस पर बात करते हैं। देखिए, मोदी जी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो और अमित शाह सत्ता में बने रहें। अगर ऐसा सिग्नल भी जाता है कि वो सत्ता छोड़ने को तैयार हैं या सत्ता उनसे ली जा सकती है, उसके बाद जो घटनाक्रम शुरू होगा, मोदी जी और शाह साहब उसको अवॉइड करना चाहेंगे किसी भी कीमत पर। और वो घटनाक्रम क्या होगा ये बताने की आवश्यकता है नहीं। पिछले 10 साल में जो जो हुआ है वो याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका उल्टा होगा, और उसके फिर परिणाम उनके लिए ठीक नहीं होंगे। इसलिए वो अपने पूरे गोदी मीडिया के जरिए, आईटी सेल के जरिए तुरंत ये नैरेटिव बनाने में लग गए 4 तारीख की शाम से ही कि हमारी तो सरकार बन गई। आप देखिए, ये गजब की स्पीड उन्होंने दिखाई। और अपने खुद के संसदीय दल की बैठक होने से पहले ही एनडी गठबंधन की बैठक कर ली। अभी उनकी नॉर्मल परिपाटी जो है, ट्रेडिशन है, पहले आप अपने सांसदों को बुलाओ, उसमें बैठो, उसमें नेता चुनो, उसके बाद अपने गठबंधन को प्री पोल वाले को बुलाओ, उसमें मीटिंग करो। यहां उल्टा हो रहा है। तो ये जो बिजली की गति से काम कर रहे हैं, उसके पीछे डर बहुत बड़ा है कि सत्ता हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। अब ये बात इंडिया गठबंधन वालों को भी पता है, लेकिन उनकी मजबूरी है नंबर्स। अगर उनके पास 25 या 30 भी ज्यादा होते, ये पूरा खेल पलट चुका होता अभी तक। लेकिन क्योंकि वो उस आंकड़े से नीचे हैं, जादुई आंकड़े से, और टीडीपी और जेडीयू दोनों इस बात को समझते हैं कि ये नंबर्स की मजबूरी तो है। अब कई लोगों ने जेडीयू और टीडीपी के अपने पर्सनल एम्बिशंस के बारे में भी काफी बात की कि शायद ये लोग अपने अपने एम्बिशंस की वजह से बहुत कुछ हासिल करने की फिराक में होंगे। वो हो सकता है सच हो, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि इसमें लोकल स्टेट पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। इनके अपने स्टेट लेवल के भी एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, और मजबूरी इनको भी इंडिया अलायंस की दिख रही है कि ये उनकी तरफ चले भी गए तो कोई गारंटी नहीं है कि तुरंत इनको राष्ट्रपति सरकार बनाने का इन्विटेशन दे सकती है, क्योंकि न तो उनके पास सबसे बड़ी पार्टी है, न तो इस वक्त सबसे बड़ा गठबंधन है। तो राष्ट्रपति महोदया भी किस आधार पे वो इनविटेशन देंगी, प्लस आज के न्यू इंडिया में राष्ट्रपति महोदया इनको इनवाइट करेंगी, इस बात की संभावना वैसे ही बहुत कम है। तो लोगों के अपने सारे कैलकुलेशंस अभी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं।
लेकिन आप अगला सवाल पूछे उसके पहले मैं क्लोजिंग कमेंट यहां पे दे दूं। अभी जो चल रहा है और जो सामने हमें दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे चल रहा है, और स्टेट लेवल पे बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में अभी इतने सारे डायनामिक्स एट प्ले हैं कि डू नॉट बी सरप्राइज अगर एक बहुत बड़ा चंक एमपीज का टूट के इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए और ये खबर आ जाए अगले 1-2 दिन में। उस पर बहुत मेहनत की जा रही है, और जिस शरद पवार को पूरी तरह से साइडलाइन करके पॉलिटिकली खत्म कर देने की कोशिश की थी, अचानक से वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के उभर आए हैं इस पूरे खेल में, जिनको भटकती आत्मा बोला गया था। तो अब वो भटकती आत्मा जो है, अब वो एक जगह स्थिर हो गई है और अब प्रतिशोध लेने का समय आ गया है राजनीतिक रूप से। तो अभी बहुत कुछ चल रहा है, सिचुएशन इतनी फ्लूइड है दैट नथिंग कैन बी सेड। बट बीजेपी लगातार पब्लिक परसेप्शन पकड़ के बैठी है कि हमारी तो सरकार बन गई है और अब तो हम ही आ रहे हैं और कोई रहेगा ही नहीं, और अब तो देखो बड़े बड़े डिसीजंस होंगे, 120 दिन में तस्वीर पलट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पहले 6 महीने तो किसी तरह सरकार को शांति से चलाने की चुनौती होगी इन द प्रेजेंस ऑफ जेडीयू एंड टीडीपी। तो वो ठीक है उनके मीडिया नैरेटिव को, और अब इंडिया गठबंधन और उसके समर्थक और बाकी लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए। और अगर आप सोशल मीडिया की हलचल देखें तो ये बहुत अपेरेंट है कि अब बाजी पलट चुकी है, पुराने नैरेटिव्स जी अब चल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल, और वो चल भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल बाजी पूरी जी तरीके से बिल्कुल बाजी पूरी तरीके से पलट गई है। ना तो अब वो नरेंद्र मोदी हैं 56 इंच वाले, और ना ही वो उनकी वो सरकार है। उनको ये भी पता है कि उनकी उस हिंदू हृदय सम्राट की छवि को भी लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया है। कर्नाटका में उन्होंने बजरंग बली की बात की तो बजरंग बली ने पहले उन्हें नकारा, फिर उसके बाद उन्होंने हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो फिर प्रभु श्री राम ने भी उनको नकार दिया। तो अब वो उड़ीसा पहुंच गए हैं, जय जगन्नाथ कर रहे हैं, क्योंकि वहां से उनको वहां पर सरकार भी बनाने जा रहे हैं और वहां से उनको एमपीज की भी संख्या जो है वो अच्छा खासी मिली है। तो नया उनका हब जो है वो उड़ीसा हो गया है। तो कैसे वो भगवान के नाम पर भी कैसे वो पलटी मार रहे हैं, ये भी लोग देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि थोड़ी देर के लिए जेडीयू और टीडीपी को अगर थोड़ी देर के लिए साइडलाइन भी हम कर दें, तो आप किन बिग प्लेयर्स को आप देख रहे हैं और किन बड़े राज्यों को आप देख रहे हैं जहां पर खेल बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है और उसके बड़े प्लेयर जो हैं इंडिया गठबंधन के दल हो सकते हैं? महाराष्ट्र का हमने जिक्र किया, हमने अभी टीएमसी का जिक्र किया, और हम ये देखें कि अगर शिवसेना की बात करें जो कि शिंदे ग्रुप की है, तो 7 उनके एमपीज आए हैं। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर कांग्रेस उभर कर आई है। टीएमसी वहां पर 29 जी सांसदों के साथ है और 12 बीजेपी के हैं। इसके अलावा आप कौन से वो स्टेट हैं जहां पर आपकी नजरें हैं, जहां आपको लगता है खेल आसानी से हो सकता है और कुछ भी वहां पर हो सकता है? आप टीडीपी और जेडीयू के साथ आप खेल करते रहे, पता चला बीजेपी और उनके जो और दूसरे अलाय हैं उनके साथ खेल हो गया और वो देखते रह गए। जी आपके प्रश्न के प्रारंभ में आपने जो अलग अलग भगवानों का रेफरेंस दिया था, जो एक चीज मुझे इस चुनाव में बहुत अच्छी लगी, हिंदुओं ने राजनीति और धर्म को अलग अलग करके देखा। इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। और वो जो नारा दिया गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये क्लिक नहीं हुआ। अब बीजेपी के समर्थक और आईटी सेल एक और बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और मैं उनको सिर्फ एक अपील ही करूंगा उनका एक साथी नागरिक होने के नाते। अभी जितना नुकसान आपको हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में और बड़ा नुकसान ना हो, तो आप अभी जो कुछ लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, वो बंद कर दीजिए। आपका बहुत नुकसान हो रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं। इतनी विभत्स बातें लिखी जा रही हैं अयोध्या वासियों के बारे में कि ये गद्दार हैं, ये धर्मद्रोही हैं, अयोध्या जाओ तो लोकली 1 पैसा खर्च मत करना, इनको तकलीफ दो। ये अविश्वसनीय है। मतलब मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं कि हिंदू ही हिंदू के लिए ऐसा लिख रहा है। ये इन्हें करना बंद कर देना चाहिए। कई लोग जो अयोध्या गए नहीं हैं या वहां की राजनीति समझ नहीं रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वहां के बड़े बड़े बिजनेसेस, वहां के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, वहां के बड़े बड़े होटल्स तो अयोध्या वासियों के हाथ में ही नहीं है। वो तो किसी और राज्य से आके बसे हुए लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिस चीज को ये लेके पूरे गुजरातियों उत्तर ने। प्रदेश में बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी कीमत चुकाई है, लेकिन ये लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं उस बात को। तो अगर लोगों को बोल रहे हो कि वहां जाके पैसा मत खर्च करो, तो आप तो किसी और का नुकसान कर रहे हो, अयोध्या वासियों का नुकसान नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझें। अब देखिए, ऐसा है कि जहां तक जेडीयू और टीडीपी का सवाल है, पहले इनसे दोनों से ही शुरू करते हैं। टीडीपी की मांग क्लियर है कि लोकसभा स्पीकर का पद उन्हें चाहिए। अब लोकसभा स्पीकर का पद या अगर बीजेपी टीडीपी को दे देती है,
एक बहुत बड़ा पावर सेंटर बीजेपी के हाथ से वो निकल जाता है जहां एक शांत बैठा व्यक्ति जो सिर्फ मुंडी हिलाए आप जो चाहो, उसके जरिए पिछले 10 साल निकाले गए हैं। आप पिछले 10 साल की संसद की कार्रवाई को याद करके देख लीजिए। हर स्थापित परंपरा को ऐसा ध्वस्त किया गया है संसद में। पूरे पूरे कृषि कानून जब फाइनली पारित हुए तो जो चेयरमैन थे राज्यसभा के, उनका सिर नीचे था और दी आयज हैव इट करके उन्होंने कानून पारित कर दिए, जिस वजह से फिर 700 किसानों को बलि देनी पड़ी और फिर प्रधानमंत्री को टीवी पर आकर कानून वापस लेने पड़े। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि लोकसभा स्पीकर का पद टीडीपी के पास जाए, और टीडीपी बहुत अच्छे से जानती है कि अगर अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है आगे, और बीजेपी हमारे आधे लोगों को खींच के ले जाए, तो लोकसभा स्पीकर का पद तो अपने ही पास रखना है। तो दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। और यही नहीं, टीडीपी ने तो 5-6 बहुत ही क्रिटिकल पोर्टफोलियोज की मांग की है कि जो अगर बीजेपी ने उनको दे दिए तो बचेगा क्या फिर बीजेपी के पास में, और बीजेपी समर्थक उस चीज को कैसे लेंगे, मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी जी का कल इतना आगे बढ़ के इनको अपने साथ में रखना, वो दिखाता है कि सत्ता हाथ से नहीं जाए, ये पहला इंपेरेटिव बन चुका है। तो ये आरजेडी और टीडीपी पर हम वापस भी आ सकते हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा डायनामिक ये चल रहा है कि पूरी की पूरी शिवसेना को फिर से एकत्रित करने की कवायद जोरों शोरों से चल रही है, और उसकी संभावना भी कई लोग बता रहे हैं। तो शिंदे ग्रुप के जितने भी चुने हुए सांसद अभी हैं, जो कि संख्या में इस वक्त 7 हैं, वो उद्धव ठाकरे के 9 चुने हुए सांसदों के साथ हो सकता है घर वापसी कर लें। अब उसके लिए उनकी आपसी डील क्या होगी, कैसे बात होगी, वो भी देखना पड़ेगा। हालांकि शिंदे साहब का तो कल बड़ा लंबा चौड़ा फोटो इस तरह का विक्ट्री साइन बनाते हुए मोदी जी के ग्रीन जैकेट के साथ कल आ ही चुका है। वो बड़ा खूबसूरत चमकता हुआ ग्रीन जैकेट है। एक दूसरी तस्वीर जो आडवाणी जी भी वो पहने हुए ग्रीन जैकेट आई थी, तो उसमें कनेक्टिंग द डॉट्स के साथ भी लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां की है। तो हो सकता है शिंदे सेना के भी 7 लोग जाके 9 में वापस मिल जाएं, क्योंकि मुंबई को जिस तरह से स्वीप किया है उद्धव ठाकरे ने, सिर्फ एक सीट पीयूष गोयल की छोड़ दें उसको तो बाकी, उससे भी संदेश एकदम साफ है। तो महाराष्ट्र विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अगले 48 घंटों में किसी भी तरफ ऊंट करवट बैठ सकता है। मैं इससे पहले कि किसी और स्टेट पर आऊं, एक और चीज बोलना चाहूंगा। अभी एक बात सब लोग समझ लें, अगले 2-3 दिन में ये गेम कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये खेल अभी 6 महीने से 24 महीने तक चलने वाला है। इसमें तो अभी बहुत सारे अध्याय ओपन होते जाएंगे एक के पीछे एक। कांग्रेस के लिए दुखदाई स्थिति यह रही कि अगर वो किसी भी तरह 125 से आगे निकल गई होती, अगर मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, थोड़ा बहुत गुजरात ने बेहतर परफॉर्म कर दिया होता और कर्नाटक ने भी थोड़ा बेहतर, तो कांग्रेस आज बहुत बड़ा प्लेयर बनने की स्थिति में आ जाती। आज इंडिया अलायंस फूंक फूंक के कदम इसलिए रख रहा है, अंदर की खबर यह है कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी चाहते हैं कि कुछ भी करके सरकार बने, और इंडिया अलायंस वाले शायद अभी फूंक फूंक के कदम रखने के मूड में हैं, क्योंकि उसका रिपरकशन बहुत खराब होगा अगर आपने थोड़ी भी कमजोर सरकार बनाई और 6 महीने में बीजेपी ने गिरा दी। उस केस में बीजेपी जब मध्यावधि चुनाव के बाद लौटकर आएगी, तब परिणाम बहुत इनके खिलाफ जा सकते हैं। तो अभी तक के इंडिया अलायंस के सारे ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें, अगर आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व करें, बहुत मैच्योर तरीके से कदम फूंक फूंक के वो रख रहे हैं कि हड़बड़ी में बस सरकार बना ही डालना है, ये लक्ष्य उनका नहीं है। क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि उसको चलाना 6 महीने दिक्कत होगी, क्योंकि बीजेपी छोड़ेगी नहीं। अब कांग्रेस के लिए भी समस्या ये होगी कि एकदम से अगर सरकार बनी और अगर बड़े जो उनके बिग टिकट प्रोग्राम्स उन्होंने अनाउंस किए, मैं यहां बोल रहा हूं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ब्यूरोक्रेसी को अभी फिर से पूरा अपने कंट्रोल में लाना, उसमें अभी 6 महीने का समय लगेगा। मीडिया को अभी पूरी तरह से गोदी मीडिया वाले फ्लेवर से निकालकर सामान्य स्वतंत्र मीडिया बनाना, उसमें 2-3 महीने लग जाएंगे। आपके बिग टिकट प्रोग्राम्स को लॉन्च होते होते 3-4 महीने लग जाएंगे। तब तक बीजेपी इसमें से बहुत सारों को तोड़ लेगी। कांग्रेस ये सब समझती है कि ये सपना देखना एक बात है, जमीन पे उसको उतारने में, क्योंकि 10 साल में क्या हुआ है इसमें बुशरा जी, हमारे संवैधानिक निकायों के हाथ पांव तोड़ दिए गए। मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में भी आपको बोला था कि संविधान को डेथ बाय 1000 कट्स की स्ट्रेटजी से पंगु बना दिया गया है। संसद की कार्रवाई में 10, 15, 20% बिल मुश्किल से पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास जा रहे हैं, जो पहले 70-80% जाते थे।
संसद में बिल ऐसे यूं खटाखट पास हो जाते हैं और वो सब आधे अधूरे बिल बनते हैं जो बाद में जुडिशरी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। ये कोर्ट्स ने कहा है कि दीज आर पुअरली ड्राफ्टेड बिल्स एंड लॉज which lead to multiple interpretation problems later on, so the parliamentary committee should be looking into them. ये सारे ब्रॉडर डायनामिक्स हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स राइट नाउ। इंडिया अलायंस ये मजबूरियां भी समझ रहा है और मेरे ख्याल से तो ये बहुत मैच्योर है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएं, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वो नेहरू जी की बराबरी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो खुद को युग पुरुष तो पहले ही घोषित कर चुके हैं, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। वो तो दिव्य पुरुष हैं, तो वो तो हम मान ही चुके हैं। वो कर लें नेहरू जी की बराबरी, वो भी एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दें, हमको कोई तकलीफ नहीं, पढ़ लेंगे वो भी हम। उनके बाल नरेंद्र की किताबें सभी ने पढ़ी हैं, एग्जाम वॉरियर सभी ने पढ़ी ली हैं, ज्ञानवर्धन हो ही चुका है, एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय मोदी, वो भी पढ़ लेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। दैट इज नॉट द इशू कि उनको रोकना है। इशू ये है कि उसके बाद सरकार चलाने में बढ़ते दिक्कत होगी। और 6 महीने अगर बीजेपी ने जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर चलाई और सारे प्रमुख पोर्टफोलियो उनके पास गए, आज जेडीयू ने ऑलरेडी मांग कर दी है कि अग्निवीर पर पुनर्विचार हो। अग्निवीर योजना तो स्क्रैप होगी ही होगी। वो न केवल पूरी तरह से बकवास योजना है, उसने लाखों लोगों को इतना हतोत्साहित किया है और आर्मी में इनटेक कम होने के खतरे सामने आ गए हैं। कितनी अजीब बात है। 70 साल के हमारे नेता 5-5 साल फिर से चुनने जाना चाहते हैं। 21-22 साल के लड़कों को हम बोल रहे हैं कि तुम रिटायर हो जाओ। ये ज्यादा चलने वाला नहीं। तो अग्निवीर तो गई, जेडीयू ही फिर से बोल रहा है कि कास्ट सेंसस तो पूरे इंडिया में होना चाहिए। ये बातें मोदी समर्थकों के गले उतरने वाली है नहीं। सत्ता के लिए वो जबरदस्ती गले उतार रहे हैं, लेकिन सूनर देन लेटर ये फ्रैक्चर्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे बुशरा। ठीक है, आज सत्ता हाथ से निकल ना जाए इसका डर प्रोमिनेंट है, लेकिन सत्ता आने के बाद क्या आप कास्ट सेंसस पूरे भारत में कराओगे? क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात जो टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड खुल के बोलता है, और दिया भी है, ओबीसीज में काउंट किया है मुसलमानों की 10 जातियों को और अशराफों को सवर्ण यूसीज में, कास्ट सर्वे में बिहार में, ये क्या मोदी समर्थक कभी मानेंगे? इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो किसी भी तीसरी बार चुनी गई एनडीए की सरकार को एकदम पंगु बना देने के लिए काफी है 6 महीने में। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस उस दिन का इंतजार करेगा और पैरेलल में लोगों को अपनी तरफ लाने का, जैसा टीएमसी ने इशारा भी किया है, उसकी भी कोशिश करेगा। बाकी और बीजेपी के अंदर क्या हलचल संभावित है, उस पर भी हम आपके अगले प्रश्नों में बात करेंगे। जी बिल्कुल। और आप जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं उनमें मैं ऐड ऑन कर दूं, यूसीसी को लेकर भी कहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी जेडीयू ने बोला है कि उसको भी खत्म किया जाना चाहिए, उसको लेकर भी बातचीत हो। और इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने जो ये कहा है कि हज यात्रियों को 1 लाख रुपए सब्सिडी जो दी जाएगी, उन्होंने कहा है कि वो दी जाएगी। तो अब आप ये सोचिए कि जिन नरेंद्र मोदी की सियासत और बीजेपी की सियासत माँ से शुरू होकर, मुसलमान से शुरू होकर और मां पर ही खत्म हो गई थी, और लगातार जो उनकी सियासत का आधार रहा, जिसकी बिना पर उन्होंने हिंदुओं को कंसोलिडेट करके 2 बार वो सत्ता पर काबिज हुए, आज उसी तमाम सियासत को ही एक तरह से खत्म करने की ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कोशिश नहीं है। जी बिल्कुल, ये की जा रही है, क्योंकि भले ही ये मान लें संदीप जी कि अगर मान लिया कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर भी लेते हैं और इन जो ये शर्तें मान भी रहे हैं, इनकी शर्तें मान भी लेते हैं, तो ये किस तरह के प्रधानमंत्री होंगे फिर? क्या वो नरेंद्र मोदी जिनको छाती ठोकने की आदत हो, जिनको एक अकेला सब पे भारी कहने की आदत हो, जो अपने आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे, जिनकी सियासत मोदी से शुरू होकर मोदी पर खत्म हो जाती थी, आज वो आप देखिए कि कैसे झुके हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बीच में खड़े हुए हैं। तो पूरी सियासत ही इनकी तो जब तक रहेगी, अगर मान लीजिए बन भी गई सरकार, तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन लोगों को, जेडीयू को और टीडीपी को, या और भी दूसरे दल, इसमें मैं अगर चिराग पासवान को भी शामिल करूं, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा गया, कैसे असली चिराग पासवान की पार्टी जो है वो उनके चचा की पार्टी बन गई और फिर से चिराग पासवान की फिर वापसी हुई और 5 सीटें वो जीते हैं। तो महत्वपूर्ण चेहरा तो वो भी बन गए हैं बिहार का। इन लोगों को फिर से डर होगा कि फिर से हमारी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, फिर से हमारी पार्टी को बांटा जा सकता है, और जो हमारे अभी सांसद चुनकर आए हैं, इनको कभी भी इनके साथ खरीद फरोख्त हो सकती है। तो एक तरह का एक ठोस प्लान जो है ये लोग बनाना चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है जो मुलाकात नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव के साथ हुई, एमके स्टैलिन की मुलाकात होती है चंद्रबाबू नायडू से,
तो ये मुलाकातें तो ऐसी नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल पोजिशनिंग है। इसको कैसे देखा जाए कि बिल्कुल आप जा रहे हैं एनडीए जी की बैठक में, लेकिन मुलाकात आप इंडिया के नेताओं से भी कर रहे हैं। जी देखिए, मोदी जी की राजनीति एम से चलकर एन पर आ गई है। एम से था मटन, मछली, मुसलमान, मुगल, मंगलसूत्र। अब एन में है नीतीश और नायडू। तो मोदी जी ने छोटा ही सही लेकिन अच्छा सफर फ्रॉम एम टू एन तय कर लिया है। आपने प्रश्न की शुरुआत की थी यूनिफॉर्म सिविल कोड से। आइए उस पर 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। धारा 44 में, अनुच्छेद 44 में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो 250 महानुभाव जिन्होंने डॉक्टर आंबेडकर के निर्देशन में सहयोग से संविधान बनाया, उन्होंने ये कहा था कि भारत को एक समान नागरिक आचार संहिता बनानी चाहिए। और वो सब मानते थे कि ये होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसका फंडामेंटल राइट में या एक कानून के रूप में स्थापना नहीं की। वो चाहते थे कि ये आने वाली सरकारों के लिए हम छोड़ दें। मेरा हमेशा से इस डिस्कशन को शुरू करने का पॉइंट वो होता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया था? वो चाहते तो उसी दिन यूसीसी लॉन्च हो जाता, 26 जनवरी 1950 को। भारत में अंग्रेजों ने सैकड़ों सालों से जो अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉस की व्यवस्था स्थापित की थी, हिंदुओं का एक अलग सिस्टम चल रहा था, मुसलमानों का अलग था, पारसियों का अलग था, ईसाइयों का अलग था, सबका अलग था, वो स्थापित है, उसके कानून बने हुए हैं। और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना भारत के लिए एक लगभग असंभव सा कार्य दिखता था। आज से 7-8 साल पहले लॉ कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस चौहान को यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले को स्टडी करने का काम दिया गया। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जस्टिस चौहान ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में बोला था, हैविंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इंडिया इज नाइदर फीजिबल नॉर एडवाइजेबल। ये ना तो हो सकता है, ना हम इसकी अनुशंसा करेंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? उन्होंने ये कहा कि भारत में जितनी भी जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनके 10 अलग 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 कानून बने हुए हैं। सिविल कोड में बुशरा जी कवर होता है मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ के ट्राइब्स के सबके कोड अलग अलग बने हुए हैं। और ये बात बीजेपी को तब समझ में आई जब उन्होंने इस पे कानूनी रूप से कदम उठाने शुरू किए। फिर उन्होंने क्या कहा कि हम सारी ट्राइब्स को बाहर रखेंगे यूसीसी से। अरे 10-12% आबादी को पहले ही दिन यूसीसी से बाहर रखने की बात हो गई, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ? और फिर उन्होंने उसमें एक्सेप्शन देने की बात करना शुरू की। मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी खुद जानती है कि यूसीसी अगर आया तो वो एक बहुत कॉम्प्रोमाइज यूसीसी ही होगा। और भारत को यूसीसी लाने की दिशा में अभी बहुत सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, कोडिफिकेशन करना होगा एग्जिस्टिंग लॉस का। वो भी नहीं हुआ है बुशरा जी अभी तक। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल ट्रम्प कार्ड है जिसको बीजेपी ने भुना लिया है। तो जब हम ये बाकी पार्टियों की चिंता देखते हैं, मैंने जेडीयू वालों का आज का स्टेटमेंट सुना था जहां से आपने प्रश्न की शुरुआत की। उन्होंने बहुत चतुराई से ये बोला कि सारे स्टेक होल्डर से बात हो, हम इसके खिलाफ नहीं है। अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड के कोई भी खिलाफ नहीं है, लेकिन आप उसमें 10, 20, 30% आबादी को पहले दिन से अगर बाहर रखेंगे तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से हुआ? सवाल ये है। फिर वो तो केवल ये हुआ कि भाई मुसलमानों से बदला लेना है, ये लोग 4-4 शादियां कर लेते हैं, ये लोग आबादियां बढ़ा देते हैं, ये तो फिर वो बदले वाला काम आप कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों में 4 शादियां कितने लोग कर रहे हैं? कितना परसेंट है उसका? पोलीगमी का जो पूरा एक सर्वे हुआ था उसमें मैक्सिमम पोलीगमी एसटी में मिली थी, हिंदुओं के शेड्यूल ट्राइब्स में मिली थी। और जहां तक बच्चे पैदा करने की बात है, क्योंकि ये मुद्दे जुड़े हुए हैं इसलिए इस पे बोल देना ही ठीक है, भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर गिर के 1.99 हो चुकी है। हम बर्थ साइड से सिकुड़ रहे हैं और मुसलमानों और हिंदुओं में भी गैप लगातार कम होता जा रहा है और कोई भी 2.4 के ऊपर नहीं है। तो ये तो बात हो गई यूसीसी और बाकी की। इसका चुनावी जितना इनको यूज करना था ये लोग कर चुके हैं। अब ये बाकी की पार्टियां, आपने पासवान जी की बात की, चिराग जी की। चिराग जी ने अभी हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बीजेपी को नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत आसमानी सुल्तानी हो जाए तो ही वो छोड़ेंगे। मोदी जी के लिए वो बोल चुके हैं कि मैं तो उनका हनुमान हूं।
तो वो बीजेपी को छोड़ के जाने वाले अभी एकदम तो मुझे लगता नहीं। और अभी फिलहाल उनके पास 5 एमएलएज हैं, 5 एमपीज हैं चुनकर जो अभी सांसद आए हैं, तो वो भी एक बड़ी फोर्स है, बट एकदम से नहीं जाएंगे। जब तक कुछ एक बड़ा और गुट टूट के इंडिया अलायंस की तरफ नहीं जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि चिराग जी कुछ भी ऐसा कदम फिलहाल उठाएंगे। जी बिहार की अगर मैं बात फिर से मेरा करूं, किसी और स्टेट पे आप चाहते हैं मैं बोलूं, नहीं तो मैं बिहार पे जी आता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि हम क्योंकि टीडीपी और जेडीयू की बात कर रहे हैं और क्योंकि बात इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि सारा खेल उधर ही है और अगर इनमें से एक भी दल इंडिया की तरफ चला जाता है या एक भी दल समर्थन अगर नहीं देता है तो सरकार पर बीजेपी नहीं बना पाएगी। टीडीपी ने सबसे ज्यादा जो पेच अटकाया हुआ है वो है स्पीकर पद को लेकर क्योंकि मोदी बिल्कुल जी सबका साथ सबके विकास की बात वो करते रहे लेकिन अब असल में उन्हें सबका साथ चाहिए तभी वो अपना विकास कर पाएंगे। तो अभी सवाल ये है कि वो जिस जी स्पीकर पद की वो जो बात कर रहे हैं टीडीपी लगातार क्योंकि जब आडवाणी की गवर्नमेंट में वो शामिल थे तब भी उन्होंने ये मांग की थी और तब भी उनको स्पीकर पद मिला बिल्कुल। था। तो हम एक बार यस। लोगों को अगर आप बता पाए कि ये जरूर बता पाए कि आखिर ऐसा स्पीकर पद में क्या है कि वो मंत्रालय से ज्यादा स्पीकर पद को लेकर अड़ गए हैं कि उन्हें चाहिए ही चाहिए जी लोकसभा स्पीकर पद क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जब आडवाणी की सरकार में हम शामिल थे तब भी हमारे पास था और तब भी वो एनडीए के संयोजक थे और अब फिर से उनकी यही मांग है। और उसके जी साथ साथ एक और मेरा सवाल आपसे कि जाहिर सी बात है बीजेपी 240 के साथ सबसे बड़ा दल है एनडीए का। वो चाहता है कि रक्षा मंत्रालय उसके पास हो, विदेश मंत्रालय उसके पास हो, होम मिनिस्ट्री उसके पास हो और ये दोनों ही दल नहीं चाहते हैं कि ये मंत्रालय इनके पास हो। वो चाहते हैं कि बड़े बड़े मंत्रालय इनके पास हों ताकि वो कंट्रोल करके रखें सरकार को पूरे तरीके से। तो क्या दूसरी पॉसिबिलिटी आपको लगती है बीजेपी किसी हालत में छोड़ेगी? और पहला सवाल कि लोकसभा स्पीकर का पद आखिर क्यों इतना जरूरी है मुझे पता है लेकिन मैं दर्शकों के लिए चाहती हूं कि आप एक बार समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल मैं बड़ा इनोसेंट सा आपसे और आपके दर्शकों से पूछता हूं। लाइव चैट अभी चल ही रहा होगा, उसमें जो भी जानकार जी लोग हैं जरूर जवाब दें। क्या दर्शक जानते हैं कि ये जो आधार कानून बनाया था नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली की सरकार ने, वो आधार एक्ट कैसे पास हुआ था पार्लियामेंट से? वो आधार कानून जिसने हमारे जिंदगी के सारे पहलुओं में आधार को घुसा दिया अंदर तक और हमारी प्राइवेसी का सत्यानाश कर दिया, वो राज्यसभा में अटक जाता। उसके लिए जो तरकीब इस्तेमाल की गई थी वही तो सारा खेल है बुशरा जी। उसे मनी बिल बना के पारित करवाया गया था। मनी बिल अर्थात धन विधेयक। इस पर केवल लोकसभा वोट कर सकती है, राज्यसभा वोट नहीं कर सकती है। नरेंद्र मोदी की दोनों सरकारों ने अनेक ऐसे बिलों को गलत तरीके से धन विधेयक बना के पारित करवा लिया जो सारे राज्यसभा में अटक जाते। जरा सोचिए बुशरा जी, अगर लोकसभा के स्पीकर मोदी जी के खुद के लोग नहीं होते, आधार एक्ट ही कभी पास नहीं हुआ होता। ये बात टीडीपी बहुत अच्छे से जानती है। तो अब आता हूं कि लोकसभा स्पीकर का पद जरूरी क्यों है। स्पीकर तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, मतलब राज्यसभा बेकार हो गई, ये लोकसभा का स्पीकर तय करता है। स्पीकर महाराष्ट्र में क्या कर सकता है वो हम देख चुके हैं शिवसेना के साथ और एनसीपी के विधायकों के साथ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट काट के परेशान हो गए और चुनाव आयोग ने सिंबल यहां का वहां कर दिया और फिर जनता ने सजा दी उनको फाइनली, तो अब सब लौट के बुद्धू घर आ रहे हैं। ये स्पीकर की ताकत होती है। स्पीकर कैन डू एनीथिंग, लिटरली इतनी ताकत होती है उस पद के पास। वो चाहे तो मिसक्लासिफाई कर दे बिल्स को, वो चाहे तो सिर झुका के बोल दे कि ये बिल तो पास हो गया, क्योंकि वोट डिवीजन हर बार तो होता नहीं है। कृषि कानून बिना वोट डिवीजन के पारित करवा दिए गए थे, कैन यू बिलीव इट। वो तीनों बड़े कानून जो पूरी कृषि कॉर्पोरेट के हाथ में देने का तरीका था, हालांकि वो तो अभी भी दूसरे तरीकों से हो रहा है, लेकिन बिना वोट डिवीजन के पारित हो गए। मुझे आज भी याद है संजय सिंह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, वी डोंट अग्री, रूल कहता है एक भी आदमी एग्री नहीं करेगा तो वोट डिवीजन होगा। चेयरमैन ने सुनी ही नहीं, कानून पारित हो गए। ये ताकत है स्पीकर की और चेयरमैन की। टीडीपी जानती है इस बात को और टीडीपी चाहती है कि वो संसदीय कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, क्योंकि
जेडीयू और टीडीपी के सांसदों को अगर बीजेपी तोड़ के अपनी तरफ लाएगी तो स्पीकर ही तो उस पर फाइनल मोहर लगाएंगे ना, तो ये जी। सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएंगी। तो और महुआ बीजेपी ना तो मोइत्रा और जेडीयू राहुल को गांधी तोड़ का पाएगी। एग्जाम्पल हमारे सामने है कि कैसे उन्हें संसद के बाहर का रास्ता दिखाया बिल्कुल, गया। और वो तो एक्सट्रीम केसेस थे। 150 सांसदों को सस्पेंड करके धक्का मार के बाहर निकाला और पीछे से बीएनएस पारित करवा लिया। 150 सालों से चला आ रहा इंडियन पीनल कोड डस्टबिन में डाल दिया और उसका नया नाम बना दिया भारतीय न्याय संहिता, जो 1 जुलाई से आने वाली है। अगर आप जिस बिल्डिंग में रहती होंगी उसमें पानी नहीं आया 7 दिन और आप सबने, आपकी बिल्डिंग वालों ने प्रशासन हाय हाय, पानी व्यवस्था हाय हाय के नारे लगा के मोर्चा निकाला, थानेदार आपकी पूरी बिल्डिंग के लोगों को कई हफ्तों तक लॉकअप में बंद करके रख सकता है। यह है बीएनएस। वो तब पारित हुआ लोकसभा से जब 150 लोगों को बाहर खड़ा कर दिया गया था। यह है स्पीकर की ताकत। इस पे तो मैं पूरा लेक्चर दे सकता हूं 4 घंटे का कि स्पीकर की ताकत क्या है। मोटा मोटा ये कारण है कि टीडीपी चाहती है कि वो तो हम नहीं छोड़ेंगे। यकीन मानिए, अगर मोदी जी और शाह साहब को स्पीकर पद देना पड़ गया, 50% ताकत उनकी वहीं खत्म हो गई। और इन सब चीजों से पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो आपकी ताकत होती है, वही पॉलिटिकल ताकत का फाउंटेन हेड होती है। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ गड़बड़ हो गया, आप तो औंधे मुंह नीचे गिर जाएंगे। फिर आप एक अकेला सबसे भारी भी नहीं कर पाएंगे, अब की बात 400 पार भी नहीं कर। ये है स्पीकर, और स्पीकर को हटाना आसान काम नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति को हटाना आसान काम नहीं। ये बात हम कई डेमोक्रेटिक देशों में देख चुके हैं। वो पद ऐसे होते हैं कि वहां जो एक बार बैठ गया वो अपनी मर्जी से ही हटे तो हटे। तो ये टीडीपी बहुत पुरानी खिलाड़ी है इस खेल की। और मोदी जी अपने भाषणों में चंद्रबाबू नायडू का इतना अपमान कि हाँ आप तो मुझसे सीनियर हो, और उसमें वो एक एक करके बताते हैं कि देखो ये कितने पापी लोग हैं और अब साथ में बैठे हुए। तो ये आपका पहला कि लोकसभा का। तो आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा सिर्फ एक बार हिंट देंगे, थोड़ा सा मैं भूल गया। जी। मैं इससे पहले पोर्टफोलियो दूसरे हिस्से पर आऊं। मैं जी जी मैं दूसरे हिस्से पर आऊं। एक आपके एक प्रश्न का दर्शकों दूसरा। को मैं जानकारी जी जी मैं दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि अब से कुछ ही देर के बाद 5 बजे राहुल गांधी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं और एआईसीसी में, और वहां पर जमावड़ा जो है वो मीडिया का वहां पर लगना शुरू हो गया है। अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको पता है कि नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने सोनिया गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे और जयराम रमेश वहां पर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा नहीं थी। और अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी 5 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि नतीजे के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी और उसके बाद जो कुछ खेल हो रहा है वो हमारे सामने है। और सवाल यही है यहां पर मेरा आपसे संदीप जी कि अगर जब हम इंडिया के घटक दलों की बात करते हैं और एनडीए की घटक दलों की बात हम करते हैं, आपको क्या लगता है कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वो जो घटक दल एक साथ आए हैं और एक साथ एकजुट हुए हैं और तमाम तरह के चैलेंजेस के बावजूद भी वो हिले नहीं और साथ ही रहे, इंडिया एनडीए के जो घटक दल हैं, आपको क्या लगता है कि उनको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है? वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, वो कभी भी इधर से उधर आ सकते हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय होगा अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि तमाम नंबर्स उनके फेवर में होने के बावजूद भी एक मायूसी है और उधर नंबर्स उस तरह से फेवर में नहीं है, तब भी तमाम चेहरे जो है वो एकदम से खिले खिले हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, एक बेचैनी है लोगों में, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो जल्दबाजी हम एनडीए में देख रहे हैं वो जल्दबाजी हम इंडिया में क्यों नहीं देख रहे हैं? आखिर क्यों नहीं ये दावा पेश कर देते? आखिर क्यों नहीं ये सरकार बना लेते? जनता ने तो इनको मैंडेट दिया है, इनको इतनी मुश्किल से मौका मिला है। ये तमाम सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। जरा इस उलझन को सुलझाइए। जी, बहुत जबरदस्त परिपक्वता और मैच्योरिटी का परिचय इंडिया अलायंस ने दिया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इन्होंने हड़बड़ी में, भगदड़ में, भाग भाग के कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ये भी तुमको भी पीएम बना देंगे, तुमको डिप्टी, और ये भाग के मुर्मू जी के पास पहुंच गए। ऐसा इन्होंने नहीं किया। यकीन मानिए बुशरा जी,
ये लोग अगले 6 से 24 महीने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और मुझे तो इसमें भी बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर 6 या 12 या 18 महीने बाद पता चले कि जेडीयू और टीडीपी भी इन्हीं के साथ पर्दे के पीछे मिले हुए थे। हमें पॉलिटिक्स में सारी संभावनाओं को ओपन रखना चाहिए। देखिए, इंडिया अलायंस के लोग टूट के बीजेपी में प्यार मोहब्बत से तो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि सारे दुखी हैं वहां। इतना तंग किया गया है सबको 10 सालों तक, उनका सब कुछ लूट लिया गया 10 सालों में, तो वो तो सब बेचारे दुख के साथी हैं। दुख के साथी साथ छोड़ के कभी नहीं जाते, सुख के साथी भागते हैं सबसे पहले। तो एनडीए में सुख के साथी जुड़े हुए हैं, इंडिया में दुख के साथी जुड़े हुए हैं, तो इमोशनल लेवल पर ये जुड़ाव अलग अलग तरीके का है। इस वजह से जो लोगों ने इंडिया अलायंस को वोट दिया, समर्थन दिया, और वो चाहते थे कि भाई कांग्रेस लीडरशिप पोजीशन में आए और तमाम सरकार इनकी बन जाए और फटाफट पीएम और डिप्टी पीएम आ जाए और ये सब, निराश न हो। नरेंद्र मोदी की अबाध सत्ता, प्रचंड सत्ता, जिसमें सारी डिसेंटिंग वॉइसेस को कुचल दिया गया, उसको हटाना इतना आसान काम कभी भी नहीं होने वाला था। वो स्टेप वाइज ही होगा। वैसे इतना मैं जरूर बता दूं, अगर इस बार चुनाव आयोग ने वाकई ईमानदारी से चुनाव करवाए होते, अगर इतना लंबा चुनाव शेड्यूल नहीं रखा होता, ईवीएम के लिए ओपन हैकाथॉन करके सारे क्रिटिसिज्म्स इनवाइट किए होते, 50 to 75% वीवीपैट काउंटिंग की मांग मान ली होती, हर फेज के बाद प्रेस मीट उन तीनों ने की होती, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायोलेशन पे एक्शन लिया होता, मोदी जी की 50 सीटें कम हो जाती। ये वो हर व्यक्ति जानता है जिसने इलेक्शन कमीशन की गतिविधियों को ध्यान से देखा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि उनकी 50 से 55 सीटें सिर्फ चुनाव में अगर ये सब हो जाता तो कम हो जाती। मॉडल कोड का वायोलेशन करने पे कैंडिडेचर रद्द किए जाते हैं। इंदिरा गांधी जी का केस हम ना भूलें, जब 1972-73 में उनके साथ क्या हुआ था, जिस वजह से फाइनली इमरजेंसी। तो कहने का मतलब यह है कि वर्तमान स्थिति भी मुझे कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली लग रही है। अब ये मैं बोल रहा हूं तो इंडिया अलायंस के लोगों को तो मुझसे ज्यादा ही ज्ञान है, तो वो भी जानते हैं कि अंदर ही अंदर मामला खोखला है। लेट अस नॉट रन सो फास्ट दैट वी ट्रिप ओवर आवरसेल्व्स, लेट अस वॉक कॉन्फिडेंटली एंड लेट अस अलाउ दैट मैन टू ट्रिप। अभी ये सोच है, जितना मैं समझ पा रहा हूं। तो हुआ क्या है कि पिछले 10 सालों में हम जिस राजनीति के आदी हो गए, वो सोशल मीडिया की राजनीति, हर पल कुछ बदलता है, एक सुपरमैन आता है, सब हो जाए। अब यहां से हमको स्लो राजनीति के लिए तैयार रहना है। अब चीजें धीरे धीरे होंगी, लोगों को बहुत निराशा होने वाली है। ये हमारी इंस्टाग्राम जनरेशन है, इसको खटाखट खटाखट 60 सेकंड में कुछ चाहिए। भैया अब तुम 12 महीने के लिए तैयार हो जाओ, 24 महीने के लिए तैयार हो जाओ, 60 सेकंड में अब रील बनने वाली है नहीं, अब ये रील 24 महीने में बनेगी एक। धीरे धीरे चीजें होंगी। कोई बड़ा दल टूट के इधर आएगा, 2-4 यहां से खींच के वहां ले जाएंगे। अब यहां आपके पिछले प्रश्न का दूसरा हिस्सा मैं उठा के लाता हूं, पोर्टफोलियोज। फिनेंस का पोर्टफोलियो जेडीयू और टीडीपी लेना चाहेंगे, सबसे बड़ा कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी वो हथियार है, इनकम टैक्स वो हथियार है जिसने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। कोई सोच सकता था, लेकिन ऐसा हुआ है। अब इनमें से कई चीजों का जन्म देने वाली पार्टी है कांग्रेस, यूएपीए को जन्म देने वाली पार्टी है कांग्रेस, और इन हथियारों को तेज धार लगाकर रोज इस्तेमाल करने वाली पार्टी है मोदी शाह की बीजेपी। अब दोष दे भी तो किसको? इसको जन्म उन्होंने दिया, इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। और ये बात टीडीपी और जेडीयू जो दोनों भुक्तभोगी हैं, चंद्रबाबू जेल होकर आए, इनको अच्छे, और नीतीश बाबू के कुछ खास लोगों पे गाज गिर चुकी है, तो ये ईडीआईटी को तो ठंडा कर देंगे। और ठंडा क्या कर देंगे, उनके पलटवार शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे आज जितने भी बड़े राजनेता बन के घूम रहे हैं, उनकी भाषा शैली में कैसी सौम्यता आ जाएगी एकदम से, वो उसके सिग्नल्स तो दिखने शुरू हो गए। तो फाइनेंस के पीछे का गोल ये है। फॉरेन मिनिस्ट्री लेने के पीछे का गोल ये होगा
कि मोदी जी की सारी राजनीति दुनिया भर में डंका बज गया से शुरू होकर दुनिया भर में डंका बज गया पे रुक जाती है। आप किसी गांव के आदमी से पूछो कि भाई तेरी जिंदगी में तो गरीबी है, तेरे बच्चे के पास नौकरी नहीं है, भोजन पानी में तेरी हालत खराब है, तेरी चप्पल टूट चुकी है, तू मनरेगा के दम पे जिंदा है, तो तू वोट क्यों देता मोदी जी को? देखो यार, जो भी हो, दुनिया भर में भारत का मान ऊंचा किया है। ये ऐसा हथियार चलाया है मोदी जी ने व्हाट्सएप के थ्रू, जिसने उन्हें भर भर के वोट दिलाए हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी की विद्वत्ता को। वो जानते हैं इस दुखती नफ को आप प्रोपोगेंडा से पकड़ लो। एक बार फॉरेन मिनिस्ट्री अगर टीडीपी और जेडीयू के हाथ में आ गई तो उसके बाद ये प्रोपोगेंडा बहुत हद तक एकदम ठंडा पड़ जाएगा। इसके राजनीतिक आयाम बहुत बड़े हैं। तो मेरे ख्याल से फाइनेंस, फॉरेन, डिफेंस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की स्थानीय राजनीति पे डिफेंस का इतना सा, हालांकि मोदी जी ने तो उसमें भी टैंक पे चढ़ के और एक अकेला सब पे भारी कर दिया था, लेकिन फॉरेन और फाइनेंस निकल गए तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा करना। तो आई थिंक होम ये मिनिस्ट्री, दोनों उसकी कोशिश तो सबसे होम मिनिस्ट्री तो डेफिनेटली। अमित शाह अपने हाथ से नहीं तीसरा मैं जाने देंगे। बिल्कुल मैं इस पे आने ही वाला था। जी जी। जेडीयू और टीडीपी पूरा प्रयास करेंगे कि फाइनेंस और फॉरेन, ये दोनों के बाद होम मिनिस्ट्री भी पूरी तरह इनके हाथ में आ जाए। और अंदर की खबर जो मेरे पास कल तक आई थी, सही गलत कुछ भी हो सकती है, ये लोग नहीं चाहते कि वो श्रीमान जी अब कैबिनेट में इसके आगे रहें। सबको बहुत तकलीफ है उनसे, और ये बात तो जग जाहिर है, मैं कोई नई बात बता नहीं रहा हूं, आज मीडिया में भी छप चुकी है। और मोदी जी के लिए भी ये बहुत दिक्कत होगी कि उनको आगे कंटिन्यू कराना है कि नहीं। तो होम मिनिस्ट्री की भी डिमांड इनके तरफ से आएगी। तो अगर होम और फाइनेंस भी निकल गया तो फिर ये सरकार बैसाखियों पे ही होगी और मोदी स्टाइल की पॉलिटिक्स परमानेंटली खत्म हो जाएगी। अब यहां पर रोल आता है जो एक बड़ा सवाल हमारे सामने अगले 6 महीने में आने वाला है, शायद अगले 2 दिन में नहीं आएगा। बीजेपी के भीतर मत भिन्नता कि हमारा लीडर कौन होगा। ये भी तो एक सवाल है ना, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। हम ये कैसे मान के चल रहे हैं कि सबने मोदी जी के नाम पे हाँ बोल दी, 240 लोग जीत कर आए। क्या आपको पता है बुशरा जी, विक्ट्री मार्जिन में मोदी जी 116वें नंबर पर हैं 240 में। 240 सांसदों की विक्ट्री मार्जिन में मोदी जी 116 नंबर पर हैं, थैंक्स टू अजय राय, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी, जिन चारों ने अगर वहां सिर्फ 10 रैलियां और कर ली होती बनारस में तो मोदी जी मुश्किल से 10 से 15 हजार वोटों से छूटते। वो तो इन लोगों ने वहां जोर नहीं लगाया बनारस में, नहीं तो मोदी जी मुश्किल से जीत पाते, क्योंकि बनारस के आसपास की सारी सीटें बीजेपी हार चुकी है। तो आप इस बात को समझिए कि बीजेपी के भीतर इनके ऊपर 10-10, 8-8, 9-9, 7-7, 6-6, 5-5 लाख से जीते हुए लोगों की लंबी फहरिस्त है। मोदी जी तो मुश्किल से 1.5 लाख मतों से जीते हैं। राहुल जी ऑलरेडी 3.25-4 लाख मतों से 2-2 जगह से जीत चुके हैं। किशोरी लाल जी मोदी से 10,000 मत ज्यादा लेकर आ गए। तो डायनामिक्स बहुत सारे हैं और मोदी शाह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वर्सेस आरएसएस की कहानियां जग जाहिर हैं। आरएसएस इस पूरे चुनाव में कैसा ठंडा पड़ गया, ये रिपोर्टें फरवरी से आनी शुरू हो गई थी और उस पर तमाम जर्नलिस्टों ने ग्राउंड रिपोर्ट्स कर दी हैं। मुझे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैंने पक्ष विपक्ष दोनों को बहुत सुना। एक चीज तो तय थी, किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि आरएसएस पूरे जोर शोर से मोदी जी के प्रचार में लगा हुआ। बीजेपी वालों तक ने ये नहीं बोला है। तो ये तो मैं मान ही लूं कि आरएसएस काफी हद तक खुद को विड्रॉ कर गया था। तो आरएसएस के जो खास हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी, जिनको कल की मीटिंग में इनवाइट भी नहीं किया गया था, आने वाले 6 महीनों में बहुत सारे डायनामिक्स हो सकते हैं। कल मैंने एक मीडिया में पढ़ा था कि ऐसी भी एक रिमोट संभावना है कि बीजेपी से एक धड़ा टूट सकता है और इंडिया अलायंस उसको बाहर से सपोर्ट कर दे। राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब जब संभावनाओं पे चर्चा हो रही है तो हम सारी चर्चाएं कर लेते हैं। हो सकता है ऐसा कभी नहीं हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब 6 से 24 महीने आप देखते जाएं। बिल्कुल, लेकिन संदीप जी, क्योंकि ये इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि ये लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा को देश ने पूरी तरीके से नकार दिया है
और ये बता दिया है कि ये जी देश जो है वो गांधी का ही देश है। ये उन्होंने बता दिया है कि धर्म के आधार पर लोकतंत्र बिल्कुल में जो देश संविधान से चलता है आप वोट नहीं ले सकते हैं। आप आस्था का जी विषय राम भले ही है, लेकिन वोट का विषय वो बिल्कुल भी नहीं है। तो उनको तो आप छोड़ दीजिए, आप नहीं होंगे तो भी भगवान राम जो थे वो थे, जब आप नहीं थे तब भी थे, आप नहीं होंगे तब भी वो होंगे। तो उनको आपके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस सबको पूरी तरीके से नकारा है इस देश ने। और इस देश के सबसे गरीब, सबसे निचले वर्ग के जो लोग, SC ST, दलित, माइनॉरिटीज, उन्होंने इस देश को के संविधान, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है वो सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ी है उन्होंने। और सिर्फ लड़ी ही नहीं बल्कि इस मुकाम पर ला दी है कि एक तरह से नरेंद्र मोदी बिना हाथ पैरों के हो गए हैं। क्योंकि अब प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं और मिनिस्ट्री और इन सब की हम बात कर रहे थे। अगर ये मेन मिनिस्ट्रीज दे दी जाती हैं JDU को, क्योंकि दो मिनिस्ट्रीज कम से कम शिंदे ग्रुप की मांग है कि उनको दी जाए, 2 मिनिस्ट्रीज ही मांग है चिराग पासवान की कि उनको भी दी जाए, और 5 से 6 जो बिल्कुल हैं वो मिनिस्ट्री मांग रहे हैं TDP, और JDU भी 4 से 5 उनकी भी मांग है। अगर ये टोटल भी आप कर लें तो अगर तमाम मेन पोर्टफोलियोज आप इनको बांट देंगे तो फिर नरेंद्र मोदी और उनके जो बीजेपी के जो नेता हैं फिर वो क्या करेंगे? क्या फिर वो ढपली बजाएंगे? बिल्कुल तो आपको नहीं लगता कि अगर मलाई, मोटी मोटी मलाई, वो सारी की सारी जो घटक दल हैं उनको अगर दे दी जाएगी तो बीजेपी में तो टूट ऐसे हो जाएगी? क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोट करना चाहती हूँ। इलेक्शन से पहले आपने देखा कि जो अलग अलग पार्टियों से टूटकर जो नेता आए थे या जिनको शामिल कराया गया था जिस भी तरीके जी से, उनको सबसे पहले टिकट दिए गए और फिर वो जीतकर भी आए। बिल्कुल और उनके जो कार्यकर्ता बिल्कुल रहे बीजेपी के, जिन्होंने काम किया, उनको आपने टिकट नहीं दिया, उनको आपने साइडलाइन कर दिया। उन्होंने भी महत्वपूर्ण रोल निभाया है बीजेपी को हराने में। तो अगर आप, एक तो वो आप देखिए सिनेरियो, और दूसरा आपके अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ पोर्टफोलियोज इस तरह से दे देंगे तो क्या फिर टूट अब नहीं होगी? अगर टूट पहले हो सकती है तो टूट अब भी बिल्कुल हो सकती है। और अब पहले तो लोगों को लगता था नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब तो उनको पता है कि उनके हाथ पैर कटे हुए हैं। बिल्कुल आपने प्रश्न की शुरुआत प्रभु रामचंद्र के रेफरेंस से की थी। मैं उस पर 2 बातें कहना चाहता हूं। आज मैंने एक बहुत ही शर्मनाक वाकया देखा। एक्सिस इंडिया के MD प्रदीप गुप्ता एक गोदी मीडिया चैनल पर बोल रहे थे कि मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूं, ये जो दलित लोग हैं ये तो मंदिरों में जाते ही नहीं हैं। 5% लोग भी आप जाके काउंट करोगे तो आपको दलित नहीं मिलेंगे जो मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिर के नाम पे वोट कहां से मिलेगा? मैं भौचक्का रह गया प्रदीप गुप्ता के इस कॉन्डेसेंडिंग और इस भयानक जातिवादी टिप्पणी पे। दलित मंदिरों में नहीं जाते हैं और इसलिए बीजेपी हार गई, तो प्रदीप गुप्ता जी आप ये जान लीजिए कि 2000 साल से उनको पीटा गया है मंदिरों में जाने पर। आपको ना तो सामाजिक यथार्थ की कोई जानकारी है, ना आपको जातिवादी मानसिकता से आप मुक्ति पा चुके हैं। ये इतनी भयानक बात आपने इतनी कैजुअली बोल दी दैट आई वॉज टोटली स्टन्ड बाय योर स्टैंड। तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इस तरह की गंदी बातें करने से बचिए। दूसरी बात, जो सज्जन अयोध्या से जीते हैं उनका आप अगर सामाजिक बैकग्राउंड देखेंगे तो मैं सिर्फ कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा एक भजन की, वो बहुत रेलेवेंट है यहाँ पे। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा, प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट बोले नहीं रघुराई, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। और प्रभु राम ने उस केवट को पार लगा दिया। जो सज्जन जीते हैं बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये क्यों बोला। तो प्रभु जी राम जी जी मतलब हमें राजनीतिक वोट मिले, ये पूरी मान्यता ध्वस्त हो चुकी है और ये इस देश की सच्चाई है और हमें इसको सैल्यूट करना चाहिए। तो अब मैं आता हूं, जो आपने प्रश्न पूछा कि सारे पोर्टफोलियो चले गए तो बचा क्या। 2 महीने पहले एक बीजेपी लीडर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाई बीजेपी का स्टैंड इस पे क्या रहेगा? बोले बीजेपी बची कहां है, सारे तो कांग्रेस ही हो गए। आई वॉज शॉक टू हियर इज वेरी मैटर ऑफ फैक्ट रिप्लाई। बोले सब तो कांग्रेस ही भर ली अंदर, सारी चीजें तो कांग्रेसियों को मिल रही हैं, तो हम क्या दरी बिछाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? ये गुस्सा सतह के नीचे लोगों में बहुत है, क्योंकि यकीन मानिए, यहाँ आपको एक बड़ी खूबसूरत किताब मेरे पीछे दिख रही है, आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी। ये किताब आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी हमें ये बताती है कि इस देश में कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए, बीजेपी RSS की आइडियोलॉजी के लिए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए सबका एक वोट
परसेंटेज फिक्स है और वो टूटता नहीं है आसानी से। बीजेपी आरएसएस आइडियोलॉजी का भी अपना एक कमिटेड वोट बेस है, वो बहुत दुखी हुआ है पिछले 5 सालों में। आप पूरे पूरे कांग्रेस के लोगों को अंदर ले आते हो, उनको टिकट दे देते हो, उनको तो लोग बोल रहे हैं कि फिर हम यहां क्या कर रहे हैं, ये आइडियोलॉजी होती है क्या? इस सतह के नीचे बुलबुलाती कसमसाती जो गुस्सा था, उसको नेतृत्व पहचान नहीं पाया और कहीं ना कहीं उसने इनको हराने में कई जगह बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और अगर सारे पोर्टफोलियो छोटे छोटे दलों में बांट दिए जाएंगे, उसके बाद मोदी जी और शाह साहब के पास कहने के लिए सिर्फ एक ही बात रहेगी कि चलो कम से कम सरकार बन गई, जान बची, बाकी ठीक है पोर्टफोलियो 5 साल बाद सोचेंगे जब वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा। याद रखिएगा 2029 की लड़ाई बहुत अलग होने वाली है बुशरा जी। कोविंद रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है मुर्मू जी को। वन नेशन वन इलेक्शन जिसमें सारी विधानसभाएं, पूरी लोकसभा और यहां तक कि यूएलबी आरएलबी भी, पंचायत और म्यूनिसिपालिटी भी, वो सब एक ही साथ करवाने की फिराक में है और उसके पीछे की मंशा क्या है आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं ये लोग उस प्लान पे बैक ट्रैक कर जाएंगे बदली राजनीति के कारण। अब उनको बहुत नुकसान हो जाएगा जी। लेकिन जो लोग, मैं अभी वीडियो देख रही थी एक, और जहां पर खबर देख रही थी जहां पर महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस दफ्तर और इन तमाम जगहों पर वहां जा रही हैं, मासूम लोग हैं, वो फॉर्म इकट्ठे लेने के लिए कि जहां ये कहा गया था कि भाई राहुल गांधी की अगर सरकार यानी कि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो खटाखट उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। उनको उनको लगा कि शायद भाई हमने तो भर भर के वोट दे दिए और यहाँ पर तो उनको लगा कि 43 सीटें आई हैं, तो उनको लग रहा है कि शायद सरकार अब इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है और जल्दी जाके वो फॉर्म ले ले ताकि उनके अकाउंट में खटाखट जो है वो पैसे आ जाए। अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन एनडीए की सरकार अगर बनती है, जिसके अभी चांसेस लग रहे हैं कि शायद बन जाए, हालांकि 3 दिन अभी बहुत क्रूशल हैं, आज की शाम, कल और परसों ये दिन इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी आप आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते और ये नहीं सोच सकते कि अच्छा अब तो मोदी जी ने कह दिया अब 9 तारीख को तो शपथ ग्रहण समारोह होने ही जा रहा है। इस बीच बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत बार्गेनिंग होनी बाकी है, बहुत सारी डील्स क्लोज होना बाकी है। अभी सारी डील्स जो है ओपन है, अभी पूरी की पूरी डील जो है वो सारी ओपन है। तो फिर वो लोग जिन्होंने चेंज के लिए वोट किया, आपको नहीं लगता कि वो बहुत डिसअपॉइंट होंगे? क्योंकि उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, मोदी जी ने तो गारंटी ही ऐसी दी है जिस गारंटी पर तो कोई किसी तरह का वैसे भी लोगों को भरोसा नहीं था, और वो गारंटी कोई ऐसी नहीं है कि उनके आने पर क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा, वो सब हमने देख लिया। लेकिन लोगों को उम्मीद थी कांग्रेस के घोषणा पत्र पे, और अगर उनकी सरकार नहीं बनती है तो एक जो मायूसी है, जिस चेंज के लिए लोगों ने वोट किया, फिर आप उसको कैसे देखते हैं कि मतदाता कैसे बिहेव करेगा? और आने वाले वक्त में 2 महत्वपूर्ण चुनाव भी हैं असेंबली के, हरियाणा के और महाराष्ट्र के। ये मायूसी एक सैलाब का रूप लेगी आने वाले वर्षों में। बड़े परिवर्तन रातों रात नहीं होते हैं बुशरा जी, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया रातों रात नहीं होती है, राजनीतिक बदलाव रातों रात बहुत ही कभी कभार होते हैं, चीजों को समय लगता है। और भारत जैसे अति विशाल, अति विविध, अति जटिल, अति मल्टी स्तरीय देश में रातों रात सब बदल जाएगा, ये सोचने वाले ही भारत को नहीं समझ पाए। यकीन मानिए 4 जून शाम से मैं इतना प्रफुल्लित हूं कि इस देश की जनता फिर से राजा बन गई, और जो राजा बन के घूम रहे थे वो फिर से वास्तव में सेवक बन गए। परिवर्तन शुरू हो चुका है। मुझे भी वो वीडियोस दिखाई दिए, मुझे उनमें से कुछ थोड़े से मैन्युफैक्चर्ड भी लगे, मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ जानबूझ के करवाया भी गया होगा, हो सकता है नहीं भी हो, जेन्युइन भी हो। जी जी। कितना भरोसा था लोगों को इंडिया अलायंस पे, ये उससे पता चलता है। और कितना फाइनेंशियल स्ट्रेस है महिलाओं के जीवन में, ये भी पता चलता है। और कितनी पोटेंसी है उस वादे में कि हम महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत करेंगे। ये गेम चेंजिंग प्लान है। कई लोग इनको, अब वो एक बड़ा टॉपिक होगा तो मैं सिर्फ अभी हल्के से छेड़ के छोड़ देता हूं, तो बात करेंगे। जो लोग गालियां देते हैं ये तो फ्रीबीज हैं, ये तो लुटार हैं, अरे भैया इसको बॉटम ऑफ द पिरामिड सोशल एम्पावरमेंट कहा जाता है, जिसके मल्टीप्लायर सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स इकोनॉमी में आते हैं। कर्नाटक में देख लीजिए, महिलाओं का फ्री ट्रांसपोर्टेशन करने से सामाजिक बदलाव एक्सिलरेट हो गया है। महिलाएं पहली बार खुल के घरों के बाहर निकल पा रही हैं।
तो एक तो इन चीजों को गालियां देना बंद कीजिए, और ये अल्टीमेटली उन्हीं के जीएसटी के भरे हुए पैसों से ही उनको वापस मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है, वी आर ऑल पार्टनर्स इन दिस जर्नी ऑफ मेकिंग दिस नेशन अ ग्रेट नेशन। एक दूसरे को गाली देना सबसे पहले हम बंद करें, वाद विवाद हो सकता है जी। जी, और अभी मैं देख रही थी कि तलब किया गया है राजस्थान के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के नेतृत्व को, महाराष्ट्र के नेतृत्व को, इसके अलावा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर तलब किया गया है। देवेंद्र जी फडणवीस को तो आपने जी देखा ही कि उन्होंने खुद ही ऑफर किया कि वो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने के लिए वो तैयार हैं। आपको लग रहा है वो कहलवाया गया था ताकि योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं पर प्रेशर बनाया जा सके कि भाई आपके रहते बिल्कुल 43 सीटें कैसे चली गई, जबकि अब योगी आदित्यनाथ अपने तमाम समर्थकों से, नेताओं से ये कहलवा रहे हैं कि भाई मेरा तो कोई से ही नहीं था, सब कुछ आपने किया तो जिम्मेदारी तो बिल्कुल आपकी है, अब मेरे ऊपर आप ये जिम्मेदारी मत बिल्कुल। थोपिए या ठीकरा मत फोड़िए आप। तो ये जो तलब किया गया है नेताओं को, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले फडणवीस की बात कर लेते हैं, फिर योगी जी पर आएंगे। अरे बाप रे। पूरे महाराष्ट्र में एक जिला, एक शहर या एक गांव बता दीजिए जहां लोग एक तरफा फडणवीस साहब के पक्ष में बोलते हो। मेरी जितनी जानकारी है, फडणवीस इज एक्सट्रीमली अनपॉपुलर नाउ। उन्होंने जो जो इंजीनियर किया है पिछले 2 सालों में, वो बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो खुद ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना नहीं चाहते थे। उनके ऊपर तो गाज गिरी थी उस दिन जब उनको पता चला था। आखिरी वक्त तक उन्हें पता ही नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले, तो वो तो खुद ही छोड़ना चाहते थे। तो उनके लिए तो ये मुक्ति का द्वार बन गया है कि पिंड छूटे, जाने दो मेरे को इसमें से। अब आते हैं योगी जी पर। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए इस बात को जब लोग ये बोल रहे हैं कि यदि बड़ी सत्ता मोदी जी की उत्तर प्रदेश की वजह से बनी, तो योगी जी का शिवराज चौहान हो जाना, वसुंधरा राजे हो जाना और डॉक्टर रमन सिंह हो जाना तय, उन्हें हटा दिया जाएगा। देखिए, मोदी जी चीफ मिनिस्टर्स के रूप में दिल्ली की सत्ता चाहते हैं, वो लोकल पावर सेंटर नहीं चाहते हैं। ये तो सबको पता है ना, मैंने इसमें कौन सी नई बात बता दी। अब सबसे बड़ा लोकल पावर सेंटर योगी आदित्यनाथ जी हैं। हु, एक बात उनकी तारीफ में कहूंगा, ही इज अ मैन ऑफ हिज ओन। वो ठीक है, मोदी जी के साथ फोटो शूट भी हैं, सब भी है, बट ही ड्रॉज अ वेरी क्लियर लाइन कि इसके आगे मैं आपकी नहीं चलने दूंगा। आप याद कीजिए वो तमाम एपिसोड जहां शाह साहब के भेजे हुए ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने आगे अपॉइंटमेंट नहीं दी, उन्होंने रेजिस्ट किया। तो अगर इन सबको बुलवाया जा रहा है तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, और सबको ये संदेश जी। देने की कोशिश है कि भाई अब कुछ गड़बड़ मत हो जाने देना। लेकिन अभी इंटरनली भी बीजेपी में पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। अब आरएसएस का रोल यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, जो वैसे भी काफी समय से थोड़ा शॉक में ही चल रहा है उसके साथ जो हुआ है उसको देखते हुए। यहाँ तक कि अब हम अपनी सेंटेनरी भी अगले साल 100 वर्ष भी नहीं बनाएंगे, ये भी उन्होंने एक बार बोल दिया, जो कि अप्रत्याशित जी। था। हालांकि उनका बहुत चमकता हुआ हेडक्वार्टर दिल्ली में मोदी जी बना के उनको दे रहे हैं नया। ये सारे डायनामिक्स चल रहे हैं, पर सभी लोगों ने भारत के वो वीडियो अभी तक देख लिया होगा जिसमें एक योगी समर्थक उत्तर प्रदेश में खुल कर बता रहा है कि इस चुनाव में दरअसल हुआ क्या, और जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई जब सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट गुजरातियों ने ले लिए, जब सारे बड़े डिसीजंस गुजराती लोग ही ले रहे हैं, जब जी। पूर्वांचल की टिकटें बिक गई, जब पैसा देके टिकटें दी गई, जब हमें कोई अधिकार ही नहीं दिया गया चुनाव के दौरान, तो हम जिम्मेदार कैसे हुए? वो वीडियो ऑलमोस्ट सारे मोबाइल में पहुंच चुका है और उस व्यक्ति ने खुद को आइडेंटिफाई भी किया है। ऐसा व्यक्ति इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेगा? बीजेपी जी। के भीतर भी बहुत सुगबुगाहट है, आज नहीं तो कल ये सतह पर आएगी, ऐसा कई आरएसएस के जानकार मुझे बता रहे हैं। जी, ज़ाहिर सी बात है, और ये तमाम चीज़ें बहुत अब इंटरेस्टिंग आने वाले डेज़ जो हैं वो राजनीति के लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत मिल जाता तो ये पूरा घटनाक्रम